अभिषेक जी, आपके पास 2 कारण से पहले आ रहा हूँ। एक तो आपको शायद जल्दी निकलना है आपका कहीं, दूसरा आपका अपना कमिटमेंट है। दूसरा अ, बिहार की बात नहीं, लेकिन झारखंड जो है वो बहुत अफेक्टेड रहेगा बिहार से, और खास करके जनता दल यू से। इस बार झारखंड में एक नए प्लेयर आए हैं, महतो साहब। महतो जी ने लोकसभा इलेक्शन में उनके 2-3 सीटों पे बहुत अच्छा उन्होंने मतलब परफॉर्म किया था। कुर्मी बिरादरी से हैं, वहां पे जेडीयू का कुछ रोल हो सकता है। क्यों? तो मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि जेडीयू भी वहां इलेक्शन लड़ेगी। पिछली बार ये सब लोग अलग अलग इलेक्शन लड़े थे, इस बार वो एनडीए के साथ लड़ेगी, अलग लड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और झारखंड ही एक ऐसी जगह, महाराष्ट्र में तो बहुत चीजें क्लियर है, स्ट्रैटेजी वाइज शरद पवार हैं, नेता उद्धव ठाकरे हैं, सब कुछ वहां पे कोई दिक्कत नहीं। झारखंड की क्या आपके पास खबर है, और ओवरऑल जो आज इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया उस पर एक टिप्पणी, और झारखंड की आपके हिसाब से टिप्पणी की इलेक्शन की क्या स्थिति है वहां, अभिषेक? देखिए आनंद वर्धन जी, आपने झारखंड और महाराष्ट्र की बात की, और बाई इलेक्शन जो बिहार यूपी में है, ये सारी परिस्थितियां हैं, उन पर आप चर्चा कर रहे हैं। तो झारखंड के इलेक्शन की स्थिति यही है कि 2 चीजें पहले क्लियर करनी जरूरी है। आप जयराम महतो की बात कर रहे थे, जिनकी एक नई पार्टी आई है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक कंफ्यूजन लोगों में यह है कि झारखंड में उनको कुर्मी मान लिया, झारखंड के बाहर कुर्मी मान लिया जाता है। दरअसल झारखंड में कुर्मी नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो कुर्मी नहीं है, कुर्मी, और उसकी अच्छी खासी तादाद है। और उस बिरादरी के वोटों को चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर बीजेपी लाने की कोशिश में हमेशा रहती है। जो कुर्मी है वो तो है ही, उनके जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, या समता पार्टी जब थी लालचंद महतो वगैरह हुआ करते थे। तो कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं वो आजकल जेडीयू के साथ मोटे तौर पर दिख रहे हैं। अब ये अलायंस बना रहेगा जेडीयू के साथ, नहीं रहेगा बना, ये तय होगा बिहार में जेडीयू बीजेपी में जो टेंशन बढ़ रही है। गिरिराज सिंह की सीमांचल के इलाके में जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो रही है, वो बहुत कुछ डिसाइड करेगी। दूसरी चीज झारखंड के बारे में जाननी ये जरूरी हो जाती है कि झारखंड में बीजेपी पहले कोशिश करती थी ट्राइबल के बीच संथाल वर्सेस नॉन संथाल करना। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए प्रधानमंत्री बनकर, उसके बाद की परिस्थितियों में यह खेल बीजेपी के लिए अब उल्टा पड़ने जा रहा है। संथाल वोटों पर, इसमें कोई शक नहीं है कि संथाल वोटों पर वैसे ही शिबू सोरेन परिवार का असर है, जैसे यादव वोटों पर लालू यादव या मुलायम सिंह यादव के परिवार का असर। और संथाल वोटों पर इतना असर है कि जंगल महल की में 7 में 6 लोकसभा सीट बंगाल में जब बीजेपी जीत गई थी पिछली बार, उसके बाद विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन का बहुत स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया था ममता बनर्जी ने भी, और फायदा उन्हें मिला था। फिर वहां बीजेपी साफ हो गई लगभग। अब झारखंड में देखिए क्या है, नॉन संथाल जो ट्राइब्स हैं, उनके बीच में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ज्यादा है, और वहां जब क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ज्यादा है तो नॉन ट्राइबल्स में मोदी साहब वाली लाइन पर बीजेपी को वोट देने वाले लोगों की तादाद कम है। पहली बात तो यह है। ट्राइबल में घुसने का सपना छोड़ दीजिए, ये संथाल में घुसने का सपना छोड़ दे लो। संथाल में उनका मुख्यमंत्री है और बीजेपी के पास कोई उस टक्कर का नेता नहीं है। सहानुभूति फैक्टर भी है, और एक और फैक्टर जुड़ रहा है कि झारखंड में एक कंसिडरेबल प्रेजेंस है मुर्मू समुदाय का, और मुर्मू समुदाय के बीच हेमंत सोरेन की पत्नी जिस ढंग से एक्टिव हो रही है, कल्पना मुर्मू सोरेन, उनके पक्ष में एक सहानुभूति भी दिख रही है, एक मास अपील भी उनकी बनती हुई दिख रही है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो 26% वहां है, उसमें मुझे लगता है कि 20% तक की दावेदारी जेएमएम कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस की होगी। अब उसके अलावा आप देखिए 15% के करीब वहां माइनॉरिटी है, मुस्लिम वोटर। माइनॉरिटी में तो क्रिश्चियन भी आते हैं, मुस्लिम वोटर है। वो 15% वोट से बीजेपी पहले से उसमें घुसने की कोशिश उसकी ना है, ना ही उसे वोट मिल सकते हैं। यानी 35% वोटों से झारखंड में टेक ऑफ करेगी इंडिया अलायंस। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी का गठबंधन एमवाई के 27% वोटों से टेक ऑफ करता है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का अलायंस होने की स्थिति में 32% मराठा और 13% मुसलमान, 45% वोटों से महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस टेक ऑफ करेगा।
उसके ऊपर उसे ऐड करना है। ये स्थिति झारखंड में है इस तरह की। और उसमें जो सर्टेन पॉकेट्स है, खासकर अर्बन पॉकेट्स, जैसे जमशेदपुर हो गया, आपको धनबाद बोकारो का रीजन हो गया, रांची हो गया कैपिटल सिटी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए स्कोप तलाशेगी। लेकिन जमशेदपुर में मामला इसलिए उल्टा पड़ जाता है हर चुनाव में, क्योंकि जमशेदपुर लोकसभा की यदि आप बात करें, इसमें 6 विधानसभा है, उसमें तमिल, तेलुगु और मलयाली वोटर जो एक बार वहां आ गए वो कभी गए ही नहीं वापस। उनके वोट तकरीबन 2 लाख के आसपास होते हैं। तो जमशेदपुर में, जो झारखंड का सबसे एडवांस्ड शहर माना जाता है, रांची से भी ज्यादा समृद्ध माना जाता है, उस शहर में बीजेपी घुस नहीं पाती। लेकिन जैसे ही आप हजारीबाग की तरफ आएंगे, जैसे ही आप कोडरमा की तरफ आएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा रास्ता आसान दिखता है। बनस्पत संथाल परगना रीजन के, बनस्पत छोटा नागपुर रीजन के, वहां थोड़ा आसान दिखता है। तो झारखंड की लड़ाई कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि फंसी हुई है। आखिरी दौर में जाकर मतदान के 1-2 दिन पहले कुछ तस्वीरें साफ हो सकती है। अब उसके बाद देखिए महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र की स्थिति आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत क्लियर है। मोटे तौर पर कहें तो विदर्भ के इलाके में कांग्रेस का असर रहा है, मराठवाड़ा कोंकण के इलाके में शिवसेना और एनसीपी का असर रहा है, और बहुत साफ साफ कहें तो ठाकरे फैमिली और उद्धव ठाकरे फैमिली का असर रहा है, इनका शरद पवार फैमिली का। अब वहां से स्थितियां जो बदली है, बीजेपी के पास क्या है, हम लोग यहाँ आप लोग देखते होंगे कि दुकान से गल्ला चुराकर भागने वाले लोग बहुत होते हैं। दुकान से, जो जनरल स्टोर की दुकान हो, मेडिसिन की दुकान हो, और खासकर जो गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप चलाते हैं, उनके यहां से गल्ला चुराकर भागने वाले लोग बहुत होते हैं। लेकिन वो नया पेट्रोल पंप और नई गैस एजेंसी नहीं खोल पाते, वो गल्ला चुराकर भाग ही सकते हैं। राजीव कुमार जी के आयोग ने दरअसल उन गल्ला चुराने वाले लोगों को ही गल्ले का असली मालिक बना दिया, और लोकसभा चुनाव में गल्ले का असली मालिक यानी सिंबल दे दिया। लोकसभा चुनाव में जनता ने बता दिया कि गल्ले के असली मालिक ये नहीं है, मालिक कोई और है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने सिंबल को लेकर ग्रास रूट लेवल तक नहीं जा पाई, जिसका उन्हें नुकसान हुआ। अब की स्थिति में उद्धव ठाकरे की पार्टी उससे सबक लेते हुए जो लूप होल दिखाई दे रहा था उसमें लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लूप होल दिखने की संभावना कम दिख रही है। कोई ऐसा रीजन महाराष्ट्र में नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड हो। मुंबई महानगर, नॉर्थ मुंबई का इलाका छोड़ दे, जहां कंसिडरेबल प्रेजेंस है गुजराती पॉपुलेशन, गुजराती लोगों की, वहां बीजेपी मुकाबले में आ सकती है वहां की 4-5 सीटों पर। उसके अलावा बाकी मुंबई में दिखता नहीं है। कोंकण की स्थिति देखें, पुणे बारामती बेल्ट की स्थिति देखें, मराठवाड़ा की स्थिति देखें, विदर्भ की स्थिति देखें, जहां बीजेपी ठीक ठाक थी पहले। लोकसभा चुनाव में देखिए विदर्भ में क्या हुआ है, कांग्रेस ने कैसे बाउंस बैक किया है। और इन सब के ऊपर जाकर टिकता है मराठा आरक्षण की मांग, मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन। और इसके साथ एक और चीज मैं आपको आज कहने वाला हूं, थोड़ा सुन के अटपटा लगेगा लोगों को। जिस ढंग से राहुल गांधी ने जाति गणना की मांग उठाई, नीतीश कुमार ने सबसे पहले बिहार से उसे हवा दी, अखिलेश यादव ने उसे पीडीए की चाशनी में डुबोया। अब जो माहौल पूरे देश में बना है, जहां भी माइनॉरिटी वोटों का परसेंटेज सिंगल डिजिट में होगा, भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में बने रहने की सोच सकती है, जैसे हरियाणा या हिमाचल की लोकसभा सीटों को देखें। लेकिन जहां भी मामला डबल डिजिट में जा रहा है माइनॉरिटी वोटों के परसेंटेज का, उसको नरेंद्र मोदी के बयान के चश्मे से देखना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा था कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कि एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने की कथित कोशिश करती है कांग्रेस, और बहुसंख्यक समुदाय को बांटने की कोशिश करती है। जबकि हकीकत यह है कि जातियों को बांटने की छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, 2007 का चुनाव गुजरात का चल रहा था, केशुभाई पटेल ने गुजरात जनता पक्ष के नाम से नई पार्टी बना ली थी। तब पाटीदारों को कड़वा पटेल और लेहुआ पटेल में बांटने का काम खुद नरेंद्र मोदी ने किया था। 36 बनाम 1 का नारा बीजेपी देती है, मराठा समुदाय के विरुद्ध नॉन मराठा को एकजुट करने की कोशिश बीजेपी करती है, एमवाई वर्सेस ऑल की कोशिश यूपी बिहार में बीजेपी करती है। लेकिन आरोप वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे थे। तो दरअसल वो आरोप नहीं लगा रहे थे, वो उस कमजोरी को
अपनी पार्टी की, अपनी आइडियोलॉजी की उस कमजोरी को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहे थे, जिस आइडियोलॉजी के सहारे हरियाणा जैसे रिजल्ट महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य में पाने की उम्मीद शायद उन्हें नहीं है, खासकर महाराष्ट्र में। तो ये एक अलग परिस्थिति बनी हुई है। झारखंड में थोड़ी उम्मीद मैं बीजेपी के लिए इसलिए देखता हूं, बराबर की लड़ाई इसलिए मानता हूं कि झारखंड में ट्राइबल वोटों के पॉकेट्स हैं और नॉन ट्राइबल वोटों के पॉकेट्स हैं, जहां जिनका डोमिनेंस है। तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि झारखंड में जहां नॉन ट्राइबल, ट्राइबल प्लस मुस्लिम जहां 40% से नीचे जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी। कामयाब होगी नहीं होगी वो वोटर तय करेंगे, आखिरी दौर में वोटिंग किस मुद्दे पर होती है वो तय करेंगे। और महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां एक अस्मिता का सवाल है, एक गुवाहाटी मॉडल का सवाल है, 50 खोके एकदम ओके के कथित नैरेटिव का सवाल है, किसानों के मुद्दे का सवाल है, एमएसपी गारंटी और दूसरे मुद्दों का। इसके साथ साथ 17 लाख सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन आपने देखा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड को लेकर, और वही लोग चुनाव कराएंगे, वही इलेक्शन ड्यूटी में लगे होंगे। तो एक इलेक्शन मशीनरी का भी सवाल है कि वो कितना कंट्रोल में है एकनाथ शिंदे के। तो इन सब परिस्थितियों को देखकर आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से बीजेपी हरियाणा जैसे चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकती। लेकिन अभी नोबेल पुरस्कार अनाउंस हुआ है, आप देखे हैं, शायद कुछ दिन रुक जाते 23 नवंबर तक, तो जो बैटरी चुनाव आयोग इस्तेमाल कर रहा है 99% 3 दिन बाद वो चार्ज मिली है। 13 नवंबर को झारखंड और दूसरे इलाकों में कहीं वोटिंग होगी उपचुनाव वाले में। 23 नवंबर को 10 दिन बाद यदि बैटरी 99% रिचार्ज मिलती है, तो उस बैटरी को बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो नोबेल पुरस्कार का दावेदार तो जरूर होता है। ये मेरा जरूर कहना है जी।